स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। कल हमने पढ़ा था क्रांतिकारियों के उदय के कारण कि क्रांतिकारी आंदोलनों का उदय क्यों हुआ था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप पढ़ते हैं क्रांतिकारियों के उद्देश्य और सिद्धांत। तो क्रांतिकारियों ने जो पहला स्टेप उठाया था, पहला जो कदम उठाया था वो था हिंसा का। कि उनको विश्वास था कि हिंसा से ही उनका लक्ष्य पूर्ण हो सकता है। हिंसा के बिना वो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते, ऐसा उनको पूर्ण विश्वास हो गया था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि हिंसा के बिना वो अपने लक्ष्य को किसी भी तरह से नहीं पा सकते। और इसके लिए उन्होंने नवयुवकों को संगठित करना, इकट्ठे करना शुरू कर दिया, गोला बारूद का बनाने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्होंने अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया। इसके साथ उन्होंने एक और तरीका निकाला कि अब जो अंग्रेजी सेना के जो दुश्मन है उनके साथ मिला जाए या फिर भारतीय सेना में भर्ती हो लिया जाए। तो ये उनके तरीके थे जिसके साथ, जिन तरीकों को अपना करके उन्होंने ब्रिटिशरों के विरुद्ध एकजुट होने की कोशिश की। दूसरे तरीके उन्होंने क्या अपनाए कि वो चोरी करें, डाका डालें, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो संपत्ति है, संपत्ति तो हालांकि भारतीय ही थी लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पे अपना हक जमा रखा था, यहाँ पे वो राजा बन बैठे थे, तो यहाँ पे उस पे वो डाका डाले, लूट करें उसकी। तो ये तरीके अपना करके उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए थे और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने की शुरुआत की थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्रांतिकारियों के उद्देश्य क्या रहे थे, क्यों ये क्रांतिकारी इन तरीकों को अपनाना चाहते थे जिसकी ब्रिटिश सरकार ने काफी बुरे ढंग से आलोचना की है और काफी बुरे ढंग से जो है क्रांतिकारियों के विषय में दमन चक्र चलाया या उसको उनको कुचलने की उन्होंने कोशिश की। तो क्या उद्देश्य रहे उनके? पहला उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का अंत करना। ब्रिटिश शासन का अंत करना। क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन का अंत करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि अंग्रेजी शासन कभी भी भारतीयों के लिए हितकारी नहीं हो सकता, अपितु भारतीयों के लिए भारतीय शासन ही हितकारी हो सकता। उन्होंने देखा था कि इतने लंबे समय से ब्रिटिशर यहाँ पे राज कर रहे हैं, तो भारतीयों के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ना तो वो भारतीयों की भलाई के लिए कुछ काम करते। तो यहाँ से ब्रिटिश शासन का अंत किए बिना उनके देश का भला नहीं हो सकता, ये बात उनको समझ में आ गई थी। तो वो ब्रिटिश शासन का अंत करना चाहते थे। पहला उद्देश्य उनका यही था कि किस तरह से वो ब्रिटिश शासन का अंत करें। दूसरा उद्देश्य उनका जो था वो था अन्याय और शोषण का अंत करना। ब्रिटिश शासन के अधीन उन्होंने देखा था कि अन्याय का और शोषण का जो वातावरण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों के लिए तैयार कर रखा है, उसमें भारतीय कितने ज्यादा परेशान हो रखे हैं और भारतीयों को किसी भी तरह से समान नहीं समझा जाता, उनको नीच करार दिया जाता है या फिर उनको कम समझा जाता है। उस कमतर समझे जाने वाली व्यवस्था को वो उखाड़ फेंकना चाहते थे। अंग्रेजों के अन्याय और शोषण से भारतीयों को वो मुक्ति दिलाना चाहते थे। दूसरा उद्देश्य उनका यही था कि अंग्रेजों के शोषण, उनके अत्याचार से भारतीयों को वो मुक्ति दिलाएं। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना। सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना। तो वे सामाजिक और आर्थिक जो असमानता थी उसको दूर करना चाहते थे। आर्थिक असमानता तो ये थी कि भारतीय बहुत ज्यादा गरीब थे और सामाजिक असमानता ये थी कि समाज में भारतीयों को निम्न समझते थे अंग्रेज, खुद को उच्च, बुद्धिमान और सुलझे हुए सभ्य नागरिक समझते थे और भारतीयों को असभ्य, हबसी,
नीच समझते थे। तो ये जो असमानता का जो दौर था, तो इसको वो खत्म करना चाहते थे। क्रांतिकारियों का तीसरा उद्देश्य था सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता को खत्म करना। अगला उद्देश्य था भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पुनः, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पुनः गौरव प्रदान करना। वो अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति को यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चौथा उद्देश्य उनका यही था कि अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति को वो जड़ से उखाड़ फेंके और यहाँ पे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का पुनः प्रचार हो। अगला उनका उद्देश्य था, क्रांतिकारी मानवतावादी थे। देशभक्तों पे अत्याचार करने वाली दमन पूर्ण सरकार का अंत करना। वे उस अत्याचारी सरकार का अंत करना चाहते थे, उस सरकार का अंत करना चाहते थे जो भारतीयों को दमन का सहारा लेके कुचल रही थी। अगला एक और उद्देश्य था क्रांतिकारियों का, त्याग और बलिदान द्वारा वे भारत की छवि सुधारना चाहते थे। भारत की छवि सुधारना, वे त्याग और बलिदान के द्वारा भारत की छवि सुधारना चाहते थे। उन्होंने ये देख लिया था कि भारत की छवि अंग्रेजों ने विश्व में खराब कर रखी है, तो वो त्याग और बलिदान के द्वारा भारत की छवि सुधारना चाहते थे। भारतीय शासन को अपने हाथ में लेना चाहते थे, यहाँ से अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भगाना चाहते थे और यहाँ से ब्रिटिश शासन का अंत करके भारतीय शासन की स्थापना करना चाहते थे और एक दासता मुक्त समाज की वो स्थापना करना चाहते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रांतिकारियों के सिद्धांतों को। क्रांतिकारियों के सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत था संवैधानिक साधनों में अविश्वास। संवैधानिक साधनों में अविश्वास। क्रांतिकारियों का संवैधानिक साधनों में अविश्वास, क्योंकि क्रांतिकारियों ने देख लिया था कि कांग्रेस के अधीन रहते हुए उदारवादी दल ने भी संवैधानिक साधनों से ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बातें रखने की कोशिश की, मनवाने की कोशिश की। संवैधानिक साधनों में उन्होंने शिष्टमंडल भेजना, प्रार्थना पत्र भेजना, स्मृति पत्र भेजना, ये तरीके अपनाए, लेकिन वो उसमें असफल रहे। फिर कांग्रेस का जो उग्रवादी स्वरूप रहा, उसने बहिष्कार या स्वदेशी का यूज किया, निष्क्रिय विरोध का यूज किया, लेकिन वो तरीके भी असफल रहे ब्रिटिश सरकार को मनाने में या ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगे मनवाने में। तो अब संवैधानिक साधनों में पूर्ण रूप से उनको अविश्वास हो गया था। उनको ये था कि ये सफल नहीं हो सकते, तो उन्होंने नया तरीका निकाला था कि संवैधानिक साधनों से कुछ नहीं होगा, बल्कि हिंसा के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार समझ सकती है या हिंसा की भाषा ही वो समझ सकती है। तो संवैधानिक साधनों से हम अपने लक्ष्यों को कभी भी नहीं पा सकते। तो पहला सिद्धांत उन्होंने यही अपनाया कि संवैधानिक साधनों से अपनी बातें नहीं मनवाई जा सकती। अगला है हिंसात्मक साधनों पर विश्वास। हिंसात्मक साधनों पर विश्वास। तो उन्होंने अगला उन्होंने कदम उठाया कि हिंसा के द्वारा ही अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। युगांतर में वरिंदर कुमार घोष ने लिखा भी था कि अंग्रेजों की संख्या कितनी है हमारे देश में,
जिस तरह से आटे में नमक डाला, नमक की जो मात्रा होती है, उसी प्रकार से भारत जैसे इतने बड़े देश में अंग्रेजों की संख्या है। तो यदि हम चाहें तो एक दिन में भी हम इनको यहाँ से भगा सकते हैं, ब्रिटिश शासन का अंत कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने हिंसात्मक साधनों का सहारा लेने की सोची। अगला जो स्टेप उठाया, उनका जो अगला जो सिद्धांत था वो था हिंसात्मक साधनों में विश्वास का। और उनको पूर्णतः विश्वास था कि हिंसात्मक साधनों से ही अपना लक्ष्य पाया जा सकता है। तो उनका नारा था कि तलवार हाथ में ले लो और सरकार को मिटा दो। अगला जो सिद्धांत था उनका वो था आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, क्रांतिकारियों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। और उन्होंने देश के युवा वर्ग में भी उनको संगठित करके और उनमें दृढ़ विश्वास जगाया कि अपने देश को यदि हम आजाद देखना चाहते हैं, यदि उसकी आजादी के लिए हमें कुछ करना है, तो हमें संगठित होना पड़ेगा। और उसके लिए हमें हिंसात्मक साधनों का यूज करना होगा। संवैधानिक साधनों से सरकार मानने वाली नहीं है, ये तो मुट्ठी भर है। और अपने जीवन में कम से कम एक अंग्रेज को तो हमें मारना ही होगा। यदि हमें मरना भी है तो भी उससे पहले हमें एक अंग्रेज को तो मारना ही होगा, नहीं तो देवी, क्योंकि शक्ति के रूप में शक्ति मत की पूजा वो करने वाले थे, कि देवी खुश नहीं होगी। देवी तब तक खुश नहीं होगी जब तक हम एक अंग्रेज की बलि नहीं दे सकते। तो वो खुद भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे और आम जनता में भी वो आत्मविश्वास जगाना चाहते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने आत्मविश्वास का अगला सिद्धांत अपना करके नवयुवकों को संगठित किया। मारो तथा मरो, अगला उनका नारा था मारो या मरो, कि या तो तुम अंग्रेजों को मार दो या स्वयं मर जाओ। क्योंकि जो यदि तुम अंग्रेजों को नहीं मार सकते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तो तुम खुद मर जाओ। मरने से पहले तुम्हें एक और काम करना होगा। वही बात करूंगी मैं शक्ति मत को मानने वालों की, कि यदि तुम्हें मरना ही है तो उससे पहले कम से कम एक अंग्रेज की तो बलि दो, ताकि देवी खुश हो जाए, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। तो तुम या तो मारो अंग्रेजों को या मरो। ये उन्होंने नारा दिया अगला, कि कुछ न कुछ तुम कर जाओ। जैसे कि युगांतर पत्र में लिखा भी था कि अपना जीवन अर्पण कर दो और उससे पहले किसी न किसी एक अंग्रेज अधिकारी की प्राणों की बलि चढ़ाओ। जन जागृति पर विश्वास, उनका विश्वास था जनता की जागृति पर, कि जब तक जनता जागृत नहीं होगी, भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उसको जागृत करने की जरूरत है। वो जब जागृत हो जाएगी फिर वो एकजुट होगी, अपने लक्ष्यों के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो आवाज उठाएगी। तभी यहाँ से ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंका जा सकता है और पूर्णतः अपने लक्ष्यों को पाया जा सकता है। अगला सिद्धांत था जनता की जागृति के लिए उन्होंने काफी कोशिशें की। उसके लिए जो है उन्होंने विभिन्न उत्सवों का सहारा लिया और जनता को चेताने का हर संभव उन्होंने प्रयास किया। अगला है धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास। धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास। धार्मिक सहिष्णुता में उनका पूर्णतः विश्वास था। वो शक्ति मत की पूजा करते थे, देवी का शक्ति के रूप में पूजना, कि देवी तभी उनके, जैसे कि युगांतर में छपे लेखों में लिखा भी गया है कि देवी तभी खुश हो सकती है। एक तरफ तो देवी से तात्पर्य वो भारत माता से लेते हैं कि भारत माता तभी खुश होगी जब हम बलि देंगे एक अंग्रेज की, कम से कम अपने जीवन में, और ज्यादा से ज्यादा तो कितने की भी दे दो। और दूसरा हम शक्ति मत से ले सकते हैं कि वो देवी रूप में विभिन्न देवियों की पूजा करते थे, चंडी की, काली की, दुर्गा की। तो उनको खुश करने के लिए वो बलि का जो है खासकर अपना विश्वास जताते हैं अंग्रेजों की बलि के लिए, अंग्रेजों को मारने के लिए।
और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धर्म के प्रति भी उनका गहरा लगाव था और काली दुर्गा की उपासना वो करते थे और इस तरह से उन्होंने इसको अपने लक्ष्य का आधार भी बनाया। समाजवाद में विश्वास, समाजवाद में विश्वास, क्रांतिकारियों में सामाजिक और धार्मिक असमानता को दूर करके एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण पैदा करना वो चाहते थे। समाजवाद में कि समाज में मजदूरों का, किसानों का, सबका समानता से व्यवहार होना चाहिए और मजदूरों और किसानों से भरपूर समाज का वो निर्माण करना चाहते थे। उनको पता था कि समाज का आधार ही किसान है, किसान के बिना किसी भी देश के आधार को हम मजबूती नहीं दे सकते और ना ही देश आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने ये पहल की। समाजवाद में उनका विश्वास था, मजदूरों और किसानों को लेकर के वो चले और उन्होंने इन सिद्धांतों के चलते अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कदम उठाए। तो स्टूडेंट्स, आप ये पढ़ के देखेंगे कि क्रांतिकारियों के उद्देश्य और उनके सिद्धांतों के बारे में। अगले जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे उनके विभिन्न कार्यप्रणाली और साधनों के बारे में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।